आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। ईरान और इजराइल के बीच पिछले 5 दिनों से छिड़ी जंग का आज बेहद निर्णायक दिन है। जंग में किसी भी वक्त अमेरिका की एंट्री हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप ने इसका खुलकर इशारा भी कर दिया है। ट्रंप ने क्या कहा वो बताएंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। ईरान और इजराइल ने एक दूसरे पर हमला तेज कर दिया है। थोड़ी देर पहले ईरान ने एक बार फिर इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन से अटैक किया है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि इजराइल ने हाइफा, तेल अवीव और हर्जलिया पर मिसाइल अटैक किया है। ईरान की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उसने हर्जलिया में मोसाद की बिल्डिंग को तबाह कर दिया है, तो वहीं इजराइल भी ईरान पर ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक कर रहा है। थोड़ी देर पहले आईडीएफ ने ईरान की राजधानी तेहरान और तबरीज पर जबरदस्त हवाई हमला किया। इजराइल ने तेहरान में ईरानी फौज के एक और टॉप कमांडर अली शादमनी को मार गिराया है। तो ईरान की तरफ से एक तरफ इजराइल पर जबरदस्त अटैक किए जा रहे हैं। हाइफा में ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया गया ईरान की तरफ से, तो वहीं इजराइल भी लगातार ईरान पर टारगेटेड हमले कर रहा है और नए आर्मी चीफ को मार गिराने का दावा इजराइल की तरफ से किया गया है। في حيفا بالقرب من محطة توليد الكهرباء من أكثر المنشآت। तो हाइफा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर ईरान ने अटैक किया है। ऊंची ऊंची लपटें दिखाई पड़ी हैं और ऊंची ऊंची लपटें दरअसल ऑयल रिफाइनरी से दिखाई पड़ी हैं जहां पर जेट फ्यूलिंग का काम किया जाता है। तो इजराइल और ईरान की जंग से पूरा मिडिल ईस्ट दहल उठा है। ईरान को लेकर आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बड़ा फैसला ले सकते हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या अब ईरान के आसमान में अमेरिका के खतरनाक B-2 बॉम्बर्स गरजने वाले हैं? क्या ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिका बमबारी करने वाला है? नेतन्याहू ने क्यों कहा कि जंग खत्म करने के लिए ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई को मारना जरूरी है? सब कुछ इस रिपोर्ट में देखिए। क्या ईरान और इजराइल का युद्ध और खतरनाक होने वाला है? क्या अगले 24 घंटे ईरान पर बहुत भारी पड़ने वाले हैं? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले करने का ग्रीन सिग्नल दे दिया है। डोनाल्ड ट्रंप G7 समिट बीच में ही छोड़कर वॉशिंगटन क्यों लौटे? Get on the plane, I have to be back early. क्या डोनाल्ड ट्रंप B-2 बॉम्बर से ईरान के परमाणु ठिकानों पर बम बरसाने वाले हैं? अमेरिका की युद्धपोत यूएसए निमित्ज तेजी से मिडिल ईस्ट की तरफ क्यों बढ़ रही है? ट्रंप ने ईरानियों को तेहरान खाली करने की चेतावनी क्यों दी? ईरान और इजराइल के युद्ध में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आ चुका है। ट्रंप ने ईरान पर हमला करने का साफ साफ इशारा कर दिया है। ट्रंप ने क्या कहा, ईरान को क्यों वार्निंग दी है, ये सब आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले ईरान के अंदर इजराइल जिस तरह से तबाही मचा रहा है वो देखिए। पिछले 24 घंटे के अंदर इजरायली फोर्स ने ईरान पर ताबड़तोड़ हवाई हमले किए हैं। ईरान के मिलिट्री बेस से लेकर उसके सरकारी टीवी चैनल तक बम बरसाए हैं। ये तस्वीरें तेहरान के सरकारी चैनल IRIB की हैं, जिसे इजरायली फोर्स ने एयर स्ट्राइक करके तबाह कर दिया है। जिस वक्त ये अटैक किया गया उस समय सहर इमामी नाम की ये न्यूज एंकर लाइव प्रोग्राम कर रही थी। इसी दौरान इजरायली फोर्स ने टीवी चैनल पर बमबारी शुरू कर दी।
صدای متجاوز به خاک وطن صدای متجاوز به صدای حق و حقیقت است. آنچه که ملاحظه کردید، صدایی که شنیدید، فضای غبارآلود استادیوم बताया जा रहा है कि टीवी चैनल पर इजराइल की बमबारी में 3 लोगों की मौत हुई है जबकि कई घायल हैं। سازمان صدا و سیماست، مرکز فرماندهی جنگ رسانه ایران و مرکز به قدرت کشیدن تصویر اقتدار ایرانی و ایرانی جماعت و شکست هیمنه رژیم کودک کش صهیونیستی. من نمیدونم چند تا از همکارام داخل بودن، من طبقه اول بودم. इजरायली फोर्स ने पिछले 24 घंटे के अंदर तेहरान, कजुन, एवाज, शिराज, परचिन, मशहद, नतांज, खोरमाबाद और अरख जैसे अहम ईरानी शहरों को टारगेट किया है। इजराइल ने नतांज में ईरान की न्यूक्लियर साइट को निशाना बनाया है, जिस पर वो इससे पहले भी अटैक कर चुका है। इजराइल का कहना है कि उसके टारगेट पर ईरान के वो सभी ठिकाने हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आयतुल्लाह रजीम का सपोर्ट करते हैं। इजराइल ने साफ कर दिया है कि कुछ भी हो जाए वो ईरान को किसी भी कीमत पर परमाणु बम नहीं बनाने देगा। उसे रोकने के लिए वो किसी भी हद तक जाएगा। क्योंकि अगर एक बार ईरान के हाथ में परमाणु बम आ गया तो वो पूरी दुनिया के लिए खतरा बन जाएगा। We're not just fighting our enemy, we're fighting your enemy. For God's sake, they chant death to Israel, death to America. We're simply on their way. And this could reach America soon. I mean, to have these mad mullahs who are committed to destroying us in order to destroy you, to say that they should have nuclear weapons and ballistic missiles to deliver them to you, and to say that that's not your interest, well, we're fighting this war. We're taking the action. ये तस्वीरें ईरान के तबरीज की है, जहां आज सुबह सुबह इजरायली फोर्स ने जबरदस्त एयर स्ट्राइक की है। इजराइल नॉन स्टॉप अटैक कर रहा है। जिन लॉन्चर से ईरान उस पर मिसाइल लॉन्च करता है उसे तबाह कर रहा है। इजरायली फोर्स ने दावा किया कि उसने ईरान के 2 F-14 फाइटर जेट को भी तबाह कर दिया है। ये कैंसर की तरह है। आपको पता है कि आपको कैंसर है जो आपको मार सकता है। आप कैंसर को हटाते हैं, आप इलाज भी करवाते हैं, ये एक दिन वापस आ सकता है, लेकिन मेरा मानना है कि हम इसे दूर रख रहे हैं। मैं विस्तार से नहीं बता सकता क्योंकि हमारे पास अच्छे आकलन हैं और हम रुकते नहीं। हमारे पास और भी लक्ष्य हैं। हम वास्तव में यहाँ रूट कैनाल करने जा रहे हैं। हालांकि ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम भी एक्टिव है, जो कई इजरायली हमलों को हवा में ही रोक ले रहे हैं। लेकिन ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल के हमले पूरी तरह से रोकने में नाकाम साबित हो रहे हैं। पिछले 24 घंटे के अंदर इजराइल ने तेहरान के अंदर घुसकर ईरान के एक और बड़े कमांडर अली शादमानी को भी मार दिया है। अली शादमानी ईरान के हाईएस्ट रैंकिंग मिलिट्री ऑफिसर और चीफ वॉर कमांडर थे। अली शादमानी को सुप्रीम लीडर खेमेनेई का बेहद खास माना जाता है। इजरायली सेना के टारगेट पर अब ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई हैं। नेतन्याहू का मानना है कि ईरान के साथ ये जंग तभी खत्म होगी जब खामेनेई को मार दिया जाएगा। ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह खामेनेई की हत्या के बाद ये संघर्ष खत्म हो जाएगा। मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, लेकिन हमने उनके शीर्ष परमाणु वैज्ञानिकों को निशाना बनाया है। ये मूल रूप से हिटलर की परमाणु टीम है। इजराइल के अगले टारगेट पर ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई हैं, लेकिन क्या ये इतना आसान है? क्योंकि ईरान अब आर पार की जंग पर उतर आया है। ईरान की मिसाइलों से कैसे इजराइल धू धू करके चल रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए।
ये इजराइल का शहर हाइफा है। हाइफा के पावर प्लांट पर ईरान ने लगातार दूसरी बार मिसाइल अटैक किया है। ईरान के हमले से पूरा हाइफा दहल गया है। पावर प्लांट धू करके चल रहे हैं। ईरान इजराइल में आग बरसा रहा है। तेल अवीव, हाइफ समेत इजराइल के कई शहरों पर ताबड़तोड़ मिसाइल स्ट्राइक कर रहा है। ईरानी अटैक ने कैसे इजराइल को चलाया, उसकी एक और तस्वीर देखिए। ये सेंट्रल इजराइल के हर्जिलिया का मंजर है, जहां ईरान की मिसाइल डायरेक्ट आकर पब्लिक बस पर लगी है, जिसके बाद से बस पूरी तरह से तहस-नहस हो गई है। ईरान ने दावा किया कि हर्जिलिया में ही उसने इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद की बिल्डिंग को डायरेक्ट मिसाइल से हिट करके तबाह कर दिया है। ईरान के पास अब कोई और ऑप्शन नहीं है। इजराइल के साथ उसने अब आर पार की जंग शुरू कर दी है। ईरान ने अब अपने खतरनाक मिसाइलों का मुंह इजराइल की तरफ खोल दिया है। ईरान ने एक के बाद एक तेल अवीव पर मिसाइलों की बौछार कर दी है। ईरानी मिसाइलों के अटैक से इजराइल की कई इमारतें जमींदोज हो गई हैं। In response to this barbaric attack and aggression, Iran exercised its inherent right to self-defense in line with Article 51 of Charter. Our response was defensive, targeted, and proportionate. It is solely aimed at deterring and preventing the recurrence of such crimes. Iran will resolutely defend its security and territorial integrity. We focused only on military and economic assets involved in the aggression. Iran does not seek war or escalation, but we will not hesitate to defend our people, our territory, and our sovereignty. ईरान की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उसने इजराइल के खिलाफ अब अपनी और भी ज्यादा एडवांस मिसाइलों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है, और अगर अमेरिका इस जंग में कूदा तो फिर वो इससे भी ज्यादा घातक मिसाइलों का इस्तेमाल करेगा। तस्वीर ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई के सोशल मीडिया हैंडल से पोस्ट की गई है, जिसमें ईरान ज़ायोनी शासन पर जीत हासिल करेगा। अल्लाह की तरफ से जीत और करीब है। ईरान ने पिछले 24 घंटे के अंदर इजराइल के हाइफा और तेल अवीव पर सैकड़ों मिसाइल दागी हैं। दावा किया है कि उसने ईरान में इजराइल के चौथे F-35 फाइटर जेट को गिरा दिया है। मोसाद की बिल्डिंग को मिसाइल अटैक में तबाह कर दिया है। इजराइल के कई मिलिट्री बेस और कमांड सेंटर को निशाना बनाया है। איזה גודל. לא, זה לא נתפס הגודל של זה. جماعة شوفوا الصواريخ. ईरान लगातार इजराइल पर मिसाइल दाग रहा है। ये तस्वीर कुवैत से रिकॉर्ड की गई है, जिसमें ईरान की तरफ से फायर की गई मिसाइलें इजराइल की तरफ जाती नजर आ रही हैं। جماعة شوفوا الصواريخ. इजराइल पर ईरान की मिसाइल अटैक की एक और तस्वीर देखिए, जिसे पैसेंजर प्लेन से रिकॉर्ड किया गया है। ईरान के मिसाइल अटैक से इजराइल में अब तक 24 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 600 से ज्यादा घायल हैं। वहीं इजरायली हमलों में अब 224 ईरानी मारे जा चुके हैं, जबकि 1481 लोग घायल हुए हैं। ईरान की ताबड़तोड़ अटैक की वजह से इजराइल में लगातार सायरन बज रहे हैं। लोगों से लगातार बम शेल्टर में रहने की अपील की जा रही है।
इजराइल का दावा है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम लगातार ईरान की तरफ से दागी जा रही मिसाइल और ड्रोन्स को इंटरसेप्ट कर रहे हैं। हालांकि ईरान की तरफ से मिसाइल और ड्रोन अटैक इतनी बड़ी संख्या में हो रहे हैं कि इजराइल का आयरन डोम भी अब जवाब देने लगा है। ईरान पर अगले 24 घंटे भारी पड़ने वाले हैं क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरानियों को तेहरान खाली करने की चेतावनी दी। मिडिल ईस्ट में सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी। चाइना सी से हटाकर यूएसएस निमित्ज को मिडिल ईस्ट में तैनात कर दिया। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में इजराइल की ओर से 5 और एयर फ्यूलिंग टैंकर भेजे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने सीजफायर की जगह बड़े एक्शन की बात कही। तो इसका मतलब क्या है कि अगले 24 घंटे में अमेरिका इस जंग में कूदने वाला है। क्या ईरान के खिलाफ जंग में कूदने वाला है अमेरिका? I want to see no nuclear weapon in Iran, and we're well on our way to making sure that happens. ईरान के खिलाफ क्या है अमेरिका का ट्रंप प्लान? अगले 24 घंटे क्यों है ईरान पर भारी? क्या ईरान में मचने वाली है भारी तबाही? क्या ट्रंप की धरती के सामने झुकेगा ईरान, या अमेरिका के लिए ईरान ने कर रखी है अलग तैयारी? इजराइल और ईरान के बीच लगातार 5 दिनों से जंग जारी है। इजरायली एयरफोर्स लगातार ईरान पर कहर बनकर टूट रही है। ईरान का रक्षा मंत्रालय हो या आर्मी का हेडक्वार्टर, कोई भी इजरायली एयरफोर्स की पहुंच से दूर नहीं रहा। ईरान का विदेश मंत्रालय हो, आर्मी कॉरिडोर का ठिकाना, इजराइल ने जब चाहा जहां चाहा वहां घुसकर जबरदस्त प्रहार किया। लेकिन अब यह प्रहार और तेज हो सकता है क्योंकि अब तक इजराइल को सैन्य मदद देने वाला अमेरिका भी इस जंग में सीधे शामिल हो सकता है। इसके संकेत अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद दे दिए हैं क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के 7 ताकतवर देशों के सम्मेलन को बीच में ही छोड़कर वापस वॉशिंगटन लौट रहे हैं। साथ ही ये भी साफ कर दिया है कि वो ईरान और इजराइल के बीच युद्ध विराम कराने नहीं जा रहे हैं बल्कि कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। पिछले कुछ घंटों में अमेरिकी राष्ट्रपति ने जो बयान दिए हैं या जो कदम उठाए हैं उसे समझना जरूरी है। ईरान के लोगों को तेहरान खाली करने के लिए कहा, G7 शिखर सम्मेलन को बीच में ही छोड़ना, अमेरिका में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाना और मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैनिकों की तैनाती को बढ़ाना। ईरान के खिलाफ अमेरिका ने सीधी जंग में कूदने की तैयारी भी शुरू कर दी है। इसका सबसे बड़ा संकेत यूएसएस निमित्ज की तैनाती है। यूएसएस निमित्ज जैसे दुनिया के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर में से एक माना जाता है। उसे अमेरिका ने चीन सागर की ओर से मिडिल ईस्ट में शिफ्ट कर दिया है। यूएसएस निमित्ज को CVN-68 के कोड नेम से भी जाना जाता है। इस विशालकाय एयरक्राफ्ट कैरियर की लंबाई 1092 फीट और चौड़ाई 252 फीट है। इसका डिस्प्लेसमेंट 1,20,000 टन है जो परमाणु ऊर्जा से चलती है। यूएसएस निमित्ज सी स्पैरो शॉर्ट रेंज एंटी एयरक्राफ्ट एंटी मिसाइल सिस्टम से लैस है। इसके अलावा इसमें 2 IRM-116 रोलिंग एयरफ्रेम मिसाइल सिस्टम भी लगे हैं जो कम दूरी में सतह से हवा में मार कर सकती है। इतना ही नहीं, अमेरिका ने 5 एयर फ्यूलिंग टैंकर को भी मिडिल ईस्ट में भेजा है। ये एयर फ्यूलिंग टैंकर फाइटर जेट को आसमान में ही रिफ्यूलिंग करते हैं क्योंकि ईरान पर अभी फाइटर जेट से अटैक किया जा रहा है और फाइटर जेट की रिफ्यूलिंग के लिए एयर फ्यूलिंग टैंकर की जरूरत होती है। यानी अमेरिका ने समंदर से ही नहीं बल्कि आसमान से भी तैयारी कर रखी है। अमेरिका ने इस युद्ध में अभी तक इजराइल को डिफेंसिव मदद की, जैसे ईरान की मिसाइलों को इंटरसेप्ट करना, ईरान के खिलाफ इराक और सीरिया में एयर डिफेंस की मजबूत दीवार खड़ा करना। लेकिन अगर अमेरिका जंग में सीधा शामिल हो गया तो इसका क्या इंपैक्ट होगा?
क्या ये जंग आगे बढ़ेगी या ईरान सरेंडर कर देगा? ईरान पर इजराइल कहर बनकर टूट रहा है, उसके सैन्य ठिकानों को तबाह कर रहा है, न्यूक्लियर साइटों को ध्वस्त कर रहा है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि अमेरिका क्यों इस युद्ध में कूदेगा? तो इसकी वजह भी है ईरान की न्यूक्लियर साइट। दरअसल इजराइल ने अमेरिका से अपील की है ईरान के फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट पर हमला करने के लिए वो साथ दे। फोर्डो ईरान के प्रमुख न्यूक्लियर प्लांट में से एक है, जहां यूरेनियम को संवर्धित करने के लिए लगभग 2000 सेंट्रीफ्यूज है। फोर्डो की भौगोलिक स्थिति और डिजाइन ऐसा है कि उस पर एयर स्ट्राइक का असर नहीं हो सकता। इसे पहाड़ के नीचे पूरी तरह से अंडरग्राउंड बनाया गया है। इसीलिए इजराइल ने अमेरिका से मदद मांगी है और अमेरिकी राष्ट्रपति ने साफ कर दिया है कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होने देंगे। That Israel can fully eliminate the threat that Iran poses, this nuclear threat that they pose, without the United States military help. Who said that? No, I'm asking if you believe they can without It doesn't, it's irrelevant. Something's going to happen. Have you spoken to the legislators? Traveling to the Mideast as part of any talks if it would help broker a deal? Yeah, but I think we're doing pretty well. We're talking. You don't think We have a thing called a telephone, so we're talking. But it's always better to talk in person. Mr. President, do you want to see regime change in Iran? I want to see no nuclear weapon in Iran, and we're well on our way to making sure that happens. दरअसल ट्रंप G7 सम्मेलन में शामिल होने कनाडा गए थे, लेकिन जब वो बीच में ही यात्रा छोड़कर वापस लौटे तो फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने कहा कि वो सीज फायर कराने जा रहे हैं। Il y a deux choses. La première, le président s'est exprimé il y a quelques minutes pour dire qu'il y avait des discussions qui étaient en cours, ce qui est une bonne chose. Et donc, si les États-Unis d'Amérique peuvent obtenir un cessez-le-feu, c'est une très bonne chose. Et la France le soutiendra et nous le souhaitons. दुनिया चाहती है कि इजराइल ईरान के बीच जारी जंग रुक जाए, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ने क्लियर कट मैसेज दे दिया है कि वो सीज फायर कराने नहीं बल्कि कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने गलती से कहा कि मैं कनाडा G7 शिखर सम्मेलन छोड़कर वापस वॉशिंगटन जा रहा हूं ताकि इजराइल और ईरान के बीच युद्ध विराम पर काम कर सकूं। उन्हें नहीं पता कि मैं अब वॉशिंगटन क्यों जा रहा हूं, लेकिन इसका निश्चित रूप से युद्ध विराम से कोई लेना देना नहीं है। इससे कहीं ज्यादा कुछ बड़ा होने वाला है, चाहे जानबूझकर हो या अनजाने में। इमैनुअल हमेशा गलत ही बोलते हैं। ईरान के खिलाफ अमेरिका इस जंग में कूदता है तो पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ेगा, क्योंकि ईरान ने कसम खाई है कि इस जंग में जो भी देश इजराइल की मदद करेगा, तेहरान उस पर भी हमला करेगा। मिडिल ईस्ट में लगभग 40,000 अमेरिकी सैनिक हैं। ऐसी स्थिति में उन पर मिसाइल या प्रॉक्सी हमला करने का खतरा बढ़ सकता है। इसके अलावा पर्शियन गल्फ और रेड सी में भी अमेरिकी सैन्य अड्डों, दूतावासों और नौसैनिक पोतों पर हमले का अंदेशा तुरंत बढ़ेगा। यानी कि ये जंग आगे बढ़ेगी। ईरान मिडिल ईस्ट के दूसरे देशों पर भी अटैक कर सकता है, जिससे दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमत बढ़ सकती है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है, जहां से वैश्विक कच्चे तेल का 20 से 30% निर्यात होता है। मतलब साफ है, अमेरिका के सीधे युद्ध में इस शामिल होने से यह समुद्री मार्ग भी वॉर जोन बन जाएगा, जिससे तेल की कीमतें बेतहाशा बढ़ेंगी और वैश्विक बाजारों में उथल पुथल मचेगी। जंग केवल ईरान और इजराइल के बीच में भी नहीं छिड़ी है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग 3 साल से अधिक समय से जारी है। ये जंग थमने की बजाय तेज होती जा रही है। रूस ने आज यूक्रेन की राजधानी कीव में 27 जगहों पर हमला किया। कीव की 30 अपार्टमेंट को तबाह कर दिया। हमले में 14 लोगों की मौत हो गई, जबकि 40 से ज्यादा घायल हैं। रूस यूक्रेन के बीच और तेज हुई जंग। यूक्रेन की राजधानी कीव में भारी बमबारी। रूस ने की मिसाइलों और ड्रोन हमलों की बौछार। रूस के हमले में कई अपार्टमेंट पूरी तरह तबाह। यूक्रेन की राजधानी कीव में बम बरस रहे हैं। घरों में, अपार्टमेंटों पर, बाजारों पर, मार्केट में, फैक्ट्रियों पर मिसाइलों की बारिश हो रही है। लोगों के ऊपर ड्रोन मौत बनकर मंडरा रहे हैं। कीव में कुछ ऐसा ही हुआ। एक रिहायशी इलाके में जोरदार बमबारी हुई।
इसके बाद पूरा इलाका आग की लपटों में घिर गया। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। देखते ही देखते कीव का यह खूबसूरत इलाका मलबे में तब्दील हो गया। यहाँ पर पूरी की पूरी रिहायशी बस्ती तबाह हो गई। यूक्रेन के अधिकारियों के मुताबिक रूस के हमले में कीव के 30 अपार्टमेंट पूरी तरह बर्बाद हो गए हैं। इन हमलों में 14 लोगों की मौत हुई है, 40 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। मरने वालों में एक अमेरिकी नागरिक भी शामिल है। इसे हाल के समय में कीव में रूस का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। यह हमला कितना जोरदार था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इन ऊंची ऊंची इमारतों में मलबे और राख के सिवा कुछ नहीं बचा। आग बुझाने में जब फायर ब्रिगेड नाकाम साबित हुई तो हेलीकॉप्टर को बुलाया गया। फिर हेलीकॉप्टर के जरिए आग पर काबू पाने का सिलसिला शुरू हुआ। अधिकारियों का कहना है कि मरने वालों का आंकड़ा और बढ़ सकता है, क्योंकि अभी भी कई अपार्टमेंट में फायर ब्रिगेड की टीम नहीं पहुंच पाई है। इसीलिए यहाँ कितने लोग फंसे हैं या कितने लोगों की मौत हुई है, ये अभी साफ नहीं है। रूस ने कीव पर यह हमला उस वक्त किया जब कनाडा में दुनिया के 7 सबसे ताकतवर देशों की बैठक चल रही है। इस बैठक में भाग लेने के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की कनाडा पहुंचने वाले हैं। यहाँ जेलेंस्की की अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात होने वाली थी, लेकिन ट्रंप G7 बैठक अधूरा छोड़कर लौटने के कारण अब जेलेंस्की ट्रंप से नहीं मिल पाएंगे। जेलेंस्की कनाडा से पहले ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, जहां उन्होंने आरोप लगाया कि रूस नहीं चाहता कि दोनों देशों के बीच सीज फायर हो। Ми робимо все можливе, щоб зупинити війну. Цілком зрозумілі кроки. Спочатку повне, безумовне припинення вогню, згодом реальна та чесна дипломатія, і як наслідок гарантування тривалої безпеки. Зараз всього цього немає. Немає тільки через Росію, бо всі зусилля світу заради миру руйнуються через небажання Росії закінчувати цю війну. І саме тому так потрібен тиск на Москву. Тиск сильний, дійсно відчутний, щоб зупинити смерті, щоб зупинити втрати. रूस ने यूक्रेन के हिस्सों पर कब्जे के लिए जंग शुरू की थी। शुरू में दोनों देशों की सेनाओं ने एक दूसरे के सैन्य ठिकानों और इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया, लेकिन अब ये जंग राजधानी के रिहायशी इलाकों तक पहुंच चुकी है। अपार्टमेंट पर बम के गोले फट रहे हैं। ये जंग कब तक चलेगी, इसका अंजाम क्या होगा और कितने लोगों की जान जाएगी, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। फिलहाल तो यूक्रेन के लोग इस जंग की बड़ी कीमत चुका रहे हैं। जेलेंस्की भले ही यूक्रेन से बाहर हैं, लेकिन उन्होंने बयान जारी कर कहा कि रूस ने कीव में 440 ड्रोन हमले किए, जबकि 32 मिसाइलें इमारतों पर गिरी हैं। रूस किस तरह यूक्रेन पर ड्रोन बरसा रहा है, इसकी तस्वीरें भी कैमरों में कैद हो रही हैं। कीव में हमले से पहले एक शाहिद ड्रोन अपार्टमेंट के ऊपर मंडराता नजर आया। जब तक कि लोग कुछ समझ पाते, ड्रोन ने मिसाइल दाग दी। तो देखते ही देखते पूरा अपार्टमेंट आग के गोले में तब्दील हो गया। यूक्रेन के दूसरे हिस्से में भी दोनों देशों के बीच भीषण जंग चल रही है। पिछले शनिवार को ही रूस ने दावा किया था कि उसने अमेरिका में बने 2 गाइडेड एरियल बॉम्बर और 110 ड्रोन को तबाह कर दिया है। इसके अगले दिन रविवार को भी रूस ने यूक्रेन के पोल्तावा रीजन में ऑयल रिफाइनरी पर बम गिराने का दावा किया। इस रिफाइनरी में डोनबास रीजन में यूक्रेनी सेना को तेल की सप्लाई हो रही थी, तो यूक्रेन ने रूस में ड्रोन यूनिट पर हमले का दावा किया। आखिर इन हमलों का सिलसिला कब तक चलेगा, किसी को पता नहीं है। यूक्रेन ने इसी महीने की शुरुआत में रूस पर सबसे बड़ा हमला किया था। यूक्रेन ने रूस के 4 सैन्य ठिकानों पर 40 रूसी फाइटर प्लेन को तबाह कर दिया था। इस ऑपरेशन के लिए यूक्रेन ने 117 ड्रोन का इस्तेमाल किया। यूक्रेन ने इस हमले में रूस के 34% क्रूज मिसाइल करियर को निशाना बनाने का दावा किया। इसके बाद रूस ने यूक्रेन पर जवाबी हमले तेज कर दिए हैं। अपने लड़ाकू विमानों के हुए नुकसान के बाद रूस ने अपनी रणनीति बदल ली है। अब रूस यूक्रेन पर हमले के लिए ड्रोन का सहारा ले रहा है। कीव में रूस ने जिस शाहिद ड्रोन से बमबारी की, उसी ड्रोन के सहारे वो यूक्रेन के बाकी हिस्सों में भी तबाही मचा रहा है। शाहिद ड्रोन की डिजाइन ईरान ने तैयार की। ईरान के ड्रोन को तो इजराइल हवा में उड़ने का भी मौका नहीं दे रहा है, लेकिन रूस इन ड्रोन का अपने यहाँ उत्पादन कर यूक्रेन पर कहर बरपा रहा है। एक स्टडी के मुताबिक रूस ने इस ड्रोन के उत्पादन में तेजी ला दी है। अभी रूस हर महीने 2700 शाहिद ड्रोन का निर्माण कर रहा है। रूस ने यूक्रेन पर 24 फरवरी 2022 को हमला बोला था। उसके बाद से दोनों देशों के बीच जंग नॉन स्टॉप जारी है। एक आकलन के मुताबिक 3 साल की जंग में रूस के करीब 2.5 लाख सैनिक मारे जा चुके हैं।
मारे गए और घायल सैनिकों की संख्या कुल मिलाकर 10 लाख पार कर चुकी है। ये दूसरे विश्व युद्ध के बाद रूस का सबसे बड़ा नुकसान है। इसी के बाद रूस ने अपनी रणनीति बदली है और लड़ाकू विमानों की जगह ज्यादा ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिका में सत्ता बदलने का असर इस जंग पर भी पड़ा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच सीजफायर कराने की कोशिश की। ट्रंप अपने मिशन में तो कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन इसका फायदा उठाकर रूस ने जंग के मैदान में अपनी पोजीशन थोड़ी मजबूत कर ली है। मई में रूस ने यूक्रेन की करीब 173 वर्ग मील की जमीन पर कब्जा कर लिया। सूमी और डोनेस्क इलाके में अपनी पोजीशन मजबूत की है, लेकिन ये जंग कब तक चलेगी, इसका एंड गेम क्या होगा, किसी को पता नहीं है। अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद विमान यात्रियों में फिर आज एक बार दहशत का माहौल है। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को से इंडिया आ रही एयर इंडिया के विमान का एक इंजन खराब हो गया, तो वहीं अहमदाबाद से लंदन जाने वाली फ्लाइट को कैंसिल करना पड़ा। बार बार फाइनल डेस्टिनेशन से पहले एयर इंडिया के विमान को जमीन पर क्यों उतारना पड़ रहा है? ड्रीम लाइनर का खौफ अब लोगों को ड्रीम में भी आने लगा है। हालात बद से बदतर हो रहे हैं क्योंकि लगातार ये जो फ्लाइट्स हैं वो कैंसिल हो रही हैं। बोइंग 787 ड्रीम लाइनर को क्या हो गया है? क्या ड्रीम लाइनर के इंजन में कोई गड़बड़ी हो गई है? क्या ड्रीम लाइनर की जर्नी अब सेफ नहीं रही? आपका एयर टिकट किस हवाई जहाज में है? अहमदाबाद में एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 क्रैश को अभी 5 दिन भी नहीं हुए हैं। इन 5 दिनों में ही बोइंग की 787 ड्रीम लाइनर गहरे संकट में फंसता हुआ दिख रहा है। बोइंग के टेक्नीशियंस और एक्सपर्ट्स की टीम अहमदाबाद एयर क्रैश की जांच के लिए मेधानी नगर पहुंची है, लेकिन ड्रीम लाइनर का संकट वर्ल्ड वाइड है। हांगकांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर खड़ी एयर इंडिया की फ्लाइट AI-315 हांगकांग से दिल्ली के लिए उड़ी थी, लेकिन टेक्निकल फॉल्ट के चलते इसे वापस हांगकांग लौटना पड़ा। यह प्लेन भी बोइंग 787 ड्रीम लाइनर है। 12 जून को अहमदाबाद में क्रैश होने वाला प्लेन भी 787 ड्रीम लाइनर था। उस हादसे में प्लेन में सवार 242 में से 241 लोगों की मौत हो गई थी। हांगकांग टू दिल्ली फ्लाइट का फ्लाइट पाथ देखिए। हांगकांग सिटी एयरपोर्ट से इसने बहुत अच्छे से टेक ऑफ किया। यह प्लेन दिल्ली के रूट पर आ गया। इसने 22,000 फीट की हाइट भी गेन कर ली, लेकिन टेक्निकल फॉल्ट को भांपकर पायलट ने इसे वापस मोड़ दिया। समुद्र के ऊपर राउंड शेप में एक चक्कर लगाने के बाद यह प्लेन वापस हांगकांग एयरपोर्ट पर उतर गया। शुक्र की बात यह है कि सभी पैसेंजर सेफ हैं। ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट BA-35 ने लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट से चेन्नई के लिए टेक ऑफ किया था। टेक ऑफ के तुरंत बाद इसके पायलट को पता चला कि प्लेन में फ्लैप एडजस्टमेंट फेल्योर हो गया है। यह प्लेन भी बोइंग कंपनी की 787 ड्रीम लाइनर है। 9,000 फीट की हाइट पर पहुंचने के बाद 787 ड्रीम लाइनर के लेफ्ट विंग पर लगे फ्लैप्स के पास यह गैस जैसी चीज रिसती हुई दिखी। यह वीडियो प्लेन में बैठे एक यात्री ने बनाया और अब यह दुनिया भर में वायरल है। ब्रिटिश एयरवेज के इस प्लेन ने हीथ्रो एयरपोर्ट के रनवे 27R से उड़ान भरी थी। टेक ऑफ के समय सब कुछ सही था, लेकिन फ्लैप एडजस्टमेंट फेल्योर के इस वीडियो ने ड्रीम लाइनर के सेफ्टी मेजर्स पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट BA-35 लंबी दूरी की उड़ान पर थी। उसमें बहुत अधिक ईंधन भरा हुआ था। फुल फ्यूल टैंक के साथ लैंड करना कभी भी सेफ नहीं होता। पायलट ने विमान को करीब 1 घंटे तक हवा में रखा और फ्यूल डंप किया। प्लेन में ईंधन कम हो गया तो उसे सुरक्षित हीथ्रो एयरपोर्ट पर उतार लिया गया। पायलट की सूझबूझ से सभी यात्री सुरक्षित बच गए। लुफ्थांसा का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर फ्रैंकफर्ट से हैदराबाद के लिए उड़ा था, लेकिन आधे रास्ते से उसे लौटना पड़ा। पता चला कि प्लेन में बम होने की खबर मिली थी, इसलिए एयर सेफ्टी SOP के तहत उसे 180 डिग्री वापस घुमाना पड़ा। जो फ्लाइट उड़ान भर चुकी है उसे यहाँ पर अनुमति ना दी जाए और उसे वापस जाने के लिए या फिर जो निकटतम जो भी हवाई अड्डा है वहाँ पर जो है उतरने के लिए सूचित किया जाएगा। और दरअसल बल्गेरिया के जो हवाई क्षेत्र है वहाँ तक पहुँच गया था। करीब 2 घंटे की जो है
सफ़र भी तय कर चुका था, लेकिन जैसे ही यहाँ से परमिशन नहीं मिला तो वो वापस यू टर्न करके चला गया। जाहिर तौर पर जैसे ही ये खबर जो है या जैसे ही इसके बारे में खबर, जो यात्रीगण सवार थे उनके अंदर तो एक तरीके से चिंता थी ही, लेकिन जो लोग यहाँ पर थे, जो परिजन यहाँ पर हैदराबाद में उनका इंतजार कर रहे थे, उनके दिलों में कहीं ना कहीं ये डर जरूर हो रहा था कि आखिरकार हो क्या रहा है, कि सब कुछ सेफ तो है कि नहीं। फ्लाइट सेफ्टी पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लखनऊ में भी लगा। लखनऊ में भी एक हवाई हादसा होते होते रह गया। लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट पर लैंडिंग के वक्त सऊदी अरब के सऊदीया एयरलाइंस के विमान के बाएं पहिए से चिंगारी निकलने लगी। चिंगारी के बाद वहां से तेज धुआं भी उठने लगा। सऊदीया एयरलाइंस की फ्लाइट SV3112 सऊदी अरब के जेद्दा से 250 हज यात्रियों को लेकर लौटी थी। एयरबस A330-343 विमान के पहियों के पास चिंगारी देखकर पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को सूचना दी। फायर टीम ने मौके पर पहुंचकर हालात पर काबू पा लिया। सभी 250 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। शुरुआती जांच से पता चला कि हाइड्रोलिक सिस्टम में अचानक लीकेज के कारण चिंगारियां निकली थी। अगर यही समस्या टेक ऑफ के समय होती तो बड़ा हादसा हो सकता था। ये हुआ क्यों, जो टेक्निकल स्टाफ है उसने हमें बताया है कि जब प्लेन लैंड किया तो टायर बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं और जब लैंडिंग के बाद टर्न ले रहा था प्लेन, उस समय जो ब्रेक शूज़ होते हैं वो कुछ जैम हो गए, जिसकी वजह से कुछ ऑयल टायर पे गिरा और क्योंकि टायर गर्म था इसलिए उसमें से धुआं निकला। अब ये भी कहा जा रहा है कि क्योंकि ये चीज़ लैंडिंग के टाइम हुई इसलिए कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, कोई भी हादसा नहीं हुआ, सब पैसेंजर्स को उतार लिया गया। लेकिन अगर ये टेक ऑफ के टाइम होता तो कुछ बड़ी दिक्कतें सामने आ सकती थी। फिलहाल इस प्लेन को यहाँ पर जो टेक्निकल एरिया है एयरपोर्ट का, वहाँ पे खड़ा है। इसकी पूरी जांच की जा रही है कि आखिर ये गड़बड़ी हुई तो हुई कैसे। एयर जर्नी को सबसे सेफ माना जाता है। आसमान से सफर करना आधुनिक भी है, इसमें सुविधा भी है, समय भी बचता है। लेकिन अहमदाबाद एयर क्रैश के बाद के घटनाओं ने एयर सेफ्टी पर बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। 24 घंटे के अंदर अंदर ड्रीम लाइनर 3 घटनाओं के कारण सुर्खियों में आया। बोइंग पर तीनों का नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा। हांगकांग से दिल्ली आ रहा प्लेन बोइंग का ड्रीम लाइनर था। लंदन से चेन्नई आ रहा प्लेन भी ड्रीम लाइनर ही था। फ्रैंकफर्ट से हैदराबाद के लिए उड़ा प्लेन भी ड्रीम लाइनर ही था। तीनों केस में एयरलाइन कंपनियां अलग अलग हैं। पहले केस में एयर इंडिया, दूसरे केस में ब्रिटिश एयरवेज और तीसरे केस में लुफ्थांसा एयरलाइंस। लेकिन प्लेन बनाने वाली कंपनी एक है, बोइंग। क्या बोइंग के ड्रीम लाइनर को ग्राउंडेड किया जाएगा? अहमदाबाद एयर क्रैश के बाद भारत सरकार ने ड्रीम लाइनर के सेफ्टी चेक का फैसला किया है। बोइंग 787 के हर प्लेन को सेफ्टी चेक से गुजरना पड़ेगा। लेकिन क्या इतना काफी है? क्या दुनिया की दूसरी एयरलाइन कंपनियां चुप बैठेंगी? बिल्कुल नहीं। कोई भी एयरलाइन कंपनी एयर सेफ्टी से कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहती, क्योंकि इससे ना सिर्फ ब्रांड वैल्यू पर असर पड़ता है बल्कि इंश्योरेंस क्लेम आदि का भी खर्चा बढ़ता है। अहमदाबाद एयर क्रैश के बाद बोइंग 787 ड्रीम लाइनर के लिए वही मोमेंट आता दिख रहा है जो बोइंग 737 मैक्स के लिए 2018 में आया था। 2018 में इंडोनेशिया के लॉयन एयर का बोइंग 737 मैक्स 8 विमान समुद्र में क्रैश हो गया था, जिसमें 189 लोगों की जान गई थी। इसके बाद 2019 में इथोपियन एयरलाइंस का 737 मैक्स क्रैश कर गया। दोनों हादसों में 346 लोगों की मौत हुई। जांच हुई तो बड़े खुलासे हुए। बोइंग ने 737 मैक्स में MCAS सॉफ्टवेयर लगाया था। MCAS प्लेन को स्थिर करने के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन गलत डेटा मिलने पर भी MCAS एक्टिव हो जाता था। एक्टिव होने पर MCAS प्लेन को नीचे की ओर धकेलता था। बोइंग ने इस बारे में एयरलाइन कंपनियों और पायलटों को पर्याप्त जानकारी नहीं दी थी। इंडोनेशिया का लॉयन एयर क्रैश बोइंग 737 मैक्स के लिए क्रैशिंग मोमेंट था। अमेरिका बोइंग के सपोर्ट में था, लेकिन अमेरिका का सपोर्ट भी बोइंग के काम नहीं आया। सबसे पहले चीन ने बोइंग 737 मैक्स को ग्राउंडेड किया, फिर यूरोपीय यूनियन ने इसे अपने एयर स्पेस से प्रतिबंधित किया। कनाडा ने भी इस पर प्रतिबंध लगा दिए। इथियोपिया, इंडोनेशिया, मंगोलिया, मोरक्को और सिंगापुर ने मार्च 2019 में 737 मैक्स को ग्राउंड कर दिया। अंत में अमेरिका को भी अपना रुख बदलना पड़ा।
अहमदाबाद एयर क्रैश पर भारत सरकार ने हाई लेवल जांच कमेटी बनाई है। आज दिल्ली में इस कमेटी की पहली बैठक हुई। जल्द ही ये कमेटी क्रैश साइट पर जाएगी और भविष्य में ऐसे हादसे ना हो इसका सुझाव भी देगी। उधर अहमदाबाद में पीएम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीके मिश्रा ने क्रैश साइट का मुआयना किया। पीके मिश्रा का क्रैश साइट पर जाना इस बात का क्लियर इंडिकेशन है कि सरकार इस विमान हादसे की जांच को टॉप प्रायोरिटी में रख कर चल रही है। अहमदाबाद एयर क्रैश की जांच में ब्रिटिश टीम भी शामिल है, क्योंकि हादसे में ब्रिटेन के भी 53 नागरिकों की मौत हुई है। लेकिन हादसे की असली और गंभीर जांच भारतीय अधिकारियों को ही करनी है। ड्रीम लाइनर क्रैश की जांच 3 तरीके से हो रही है। पहली जांच एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो कर रहा है। प्लेन का ब्लैक बॉक्स और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर दोनों AAIB के पास हैं। दूसरी जांच के लिए सरकार ने होम सेक्रेटरी की अध्यक्षता में हाई लेवल कमेटी बनाई है। इसमें DGCA और BCAS के अलावा IB के स्पेशल डायरेक्टर को भी शामिल किया गया है। तीसरी जांच US नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड NTSB कर रहा है, क्योंकि प्लेन अमेरिका का था, इसलिए अलग से जांच की जा रही है। प्लेन का फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर दोनों की जांच से पता चलेगा कि 12 जून 2025 को दोपहर 1:39 पर आखिर हुआ क्या था। क्या विमान में इलेक्ट्रिक फेल्योर हुआ था या इंजन कंट्रोल का पार्शियल या टोटल लॉस हुआ था? रैट डिप्लॉयमेंट का वीडियो सामने आ चुका है। प्लेन में पावर लॉस हुआ था, ये तो करीब करीब कंफर्म है। इंजन ने पूरा पावर नहीं दिया था, ये वीडियो से दिख रहा है। 12 जून को बाकी क्या क्या हुआ था ये पता करने में 3 महीने लग सकते हैं।